Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online series Spear College Miyawali. बेटा today we are going to start lecture number 5 जिसमें हमने आउटलाइन देखनी है वायरसेस के बारे में. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. अब बेटा फ़िलहाल के लिए हम वायरसेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डिस्कस होगा. ठीक है, देन हम थोड़ा सा वायरसेस की क्लासिफिकेशन में उसकी स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएंगे कि किस तरह वायरसेस जो हैं ये हमारे पास इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले बेटा आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था उसमें मैं आपको उसका रेफरेंस दे देती हूँ कि बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और स्मॉलेस्ट नोन क्रिएचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से जब हम देख रहे थे तो वो बैक्टीरिया थे. ठीक है, अब बेटा बैक्टीरिया की जो अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर सेल मौजूद था. ठीक है, इट मींस कि बैक्टीरिया 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया उस क्लासिफिकेशन का हिस्सा हैं. ठीक है, लेकिन वायरसेस के बारे में आपने देखना है वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस कि ये अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नोन क्रिएचर है आफ्टर बैक्टीरिया. ठीक है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं. दीज आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, अब बैक्टीरिया के हवाले से अगर इसका डिफरेंस देखा जाए तो बेटा बैक्टीरिया का सेल होता है, इसमें सेल मौजूद नहीं होता. ठीक है, अगर हम साइज़ के हवाले से बात करें तो शायद किसी न किसी हद तक ये बैक्टीरिया के कंपैरिजन में आ रहे होंगे, लेकिन इनका जो मोस्ट ऑफ द वायरसेस हमारे पास हैं उनका साइज़ बैक्टीरिया से भी छोटा होता है. ठीक है, सो ये ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, तो हमारे पास वायरसेस जो हैं वो फिर किसी भी किंगडम का हिस्सा नहीं होंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के हवाले से बात करें अगर इनमें सेल नहीं होता तो फिर क्या होता है. ठीक है, वायरसेस आपको पता है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में वायरसेस को कि वायरसेस जो है हमारे पास ये सारे के सारे हार्मफुल होते हैं. ठीक है, इन्फेक्शियस होते हैं. जैसे बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी देते हैं. ठीक है, उनके दोनों एस्पेक्ट से हमने उनको स्टडी किया था. तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि वायरसेस जो हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे. ठीक है, किसी भी लाइफ को नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब बैक्टीरिया को पहुंचा सकते हैं, एनिमल्स को, प्लांट्स को, फंजाई को, हर तरह की लाइफ को जो है ये बैडली अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब वो कहते हैं इसकी साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको नज़र आएंगे क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़ हमारे पास ये पार्टिकल्स होते हैं. राउंड अबाउट 20 नैनोमीटर्स हमारे पास एक वायरसेस की ग्रुप है पार्वो वायरसेस. ठीक है, इनका 20 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं ये. उसके बाद पॉक्स वायरसेस हैं 250 नैनोमीटर इन साइज़. ठीक है, अब 250 नैनोमीटर जिस वायरस का साइज़ होता है ना बेटा ये सबसे बड़ा वायरस है. ठीक है, पॉक्स वायरस, और इसका जो साइज़ होता है ना दैट इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया दैट इज़ माइकोप्लाज्मा. ठीक है, तो सबसे जो आप ऐसे समझें कि बड़ा वायरस होता है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के इक्वल है. इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया से साइज़ में बहुत छोटे होते हैं. दे आर अबाउट 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. ठीक है, 1000 गुना साइज़ छोटा हो सकता है इनका. दैट्स वाई ये फ़िल्टर पेपर जो कि बैक्टीरिया के लिए तैयार किया गया था उससे आसानी से गुजर जाते हैं. फ़िल्टर पेपर क्या होता है बेटा, वो स्टेनर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेनर की तरह काम करता है. ठीक है, जैसे छलनी होती है तो उसका जो साइज़ होता है ना जो फ़िल्टर पेपर है उसके जो पोर्स का साइज़ है वो बैक्टीरिया के साइज़ के हिसाब से रखा गया और उसको फ़िल्टरेबल एजेंट्स का नाम दे दिया गया था. ठीक है, कि बैक्टीरिया उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते थे किसी भी मीडियम को जब हम पास करते थे उस फ़िल्टर पेपर से. लेकिन जिस भी मीडियम के अंदर अगर वायरसेस होंगे ना तो वायरसेस जो है वो पास इन कर जाते थे आसानी से उस फ़िल्टर पेपर में से. अब अगर इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक लिहाज से हमारी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारी डिटेल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स गुजरे हैं चैप्टर 1 के हवाले से. सेंट्रल कोर जो है हमारे पास वायरसेस का, इसमें आपको पता है कि वो डीएनए या आरएनए में से कोई एक चीज़ होगी, दोनों चीज़ें एट ए टाइम नहीं हो सकती. ठीक है, उसको हमने वायरसेस का कोर रीजन कहा था और न्यूक्लिक एसिड्स थे उसमें. उसके बाद उसके ऊपर एक कवर था जिसको हमने कोट का नाम दिया था और कोट वाज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन नोन एज कैप्सिड. ठीक है, और उस हिसाब से कैप्सिड जो है वो जिस भी शेप में मौजूद होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वायरस की वही वाली शेप बनेगी. अब हमारे पास बेटा जो कैप्सिड प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बनी है. उन छोटे सब यूनिट्स को हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्सिड एंड कैप्सोमेयर्स. तो आपने कहना है कि कैप्सिड जो है हमारे पास एक प्रोटीन होती है जो कि वायरस का कोड बनाती है, वाइल जो कैप्सोमेयर्स होते हैं हमारे पास दीज आर द सब यूनिट्स जो कि कैप्सिड को बनाएंगे.
ठीक है, और इनका नंबर और इनकी जो टाइप्स होती हैं डिफरेंट हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस, ठीक है। अब इसकी वायरसेस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपसे मैंने डिस्कस किया था कि वायरसेस को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैटेगरीज, जिसमें एनवेलप की बेस पर क्लासिफिकेशन हो सकती है, इनके अंदर मौजूद न्यूक्लिक एसिड की बेस पर हो सकती है, होस्ट की बेस पर हो सकती है, इनकी शेप की बेस पर हो सकती है, साइज़ की बेस पर हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर हर्पीस वायरस की एग्जाम्पल है, जो कि आपको पता है कि ये कोल्ड कॉज करता है, या चिकन पॉक्स एट्सेट्रा, ठीक है। इससे जो ग्रुप से बिलोंग करने वाले वायरसेस हैं उनके 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं उनके कैप्सिड के अंदर। सेम इस तरह से हमारे पास एक और वायरस है एडिनो वायरस, ठीक है, जो कि कॉमनली कोल्ड के लिए होता है, ठीक है, मतलब ये जो बुखार वगैरह की सिचुएशन होती है। इसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं इसके कैप्सिड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, जो हमारे पास कैप्सोमेयर्स हैं फिर वो एक तरह से वायरसेस की टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद अब वो एक टर्म यूज़ होती है बेटा न्यूक्लियो कैप्सिड, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कलेक्टिवली दोनों चीज़ों को कह रहा है ना, यानी कि कोर और कोड दोनों को मिला के कह रहा है न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो का वर्ड इसने न्यूक्लिक एसिड से लिया है जो कि इसके सेंटर में होगा, और कैप्सिड प्रोटीन जो है वो इसके आउटर कोट के तौर पे मौजूद होगी, ठीक है। अब बेटा फिर आपसे मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो जो पार्ट्स होते हैं बेसिक, यानी कोट और कोर, ये तो हर वायरस का जो है वो हिस्सा होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ वायरसेस अपने ऊपर एक एडिशनल कवरिंग भी रखते हैं जिसको हम एनवेलप का नाम देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एनवेलप सारे के सारे वायरसेस के ऊपर मौजूद हो। तो जिन पे मौजूद होगा उनको हम एनवेलप्ड वायरसेस कहेंगे, और जिन पे नहीं होगा बेटा वो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस कहलाएंगे, ठीक है। तो एनवेलप जो है, अब उसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है। कंपोजिशन आपको मैंने डिस्कस किया था कि वायरस जब किसी भी अपने होस्ट के अंदर होता है तो वहाँ से जब वो रिलीज़ हो रहा होता है ना, सेल से बाहर निकल रहा होता है, तो वहीं से अपना जो एनवेलप है ना वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है। तो ऑब्वियसली बेटा फिर सेल से बाहर निकल रहा होता है तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड बायलेयर होती है, आपको पता है। तो बेटा अगर वायरसेस ने अपना एनवेलप होस्ट की मेम्ब्रेन से बनाना है तो जाहिर सी बात है उसकी कंपोजिशन भी वही होगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, क्योंकि उसी से बनता है ना, ठीक है, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। तो ऑब्वियसली उसमें भी लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वाइल जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। नेकेड का मतलब होता है कि मतलब एक्सपोज हुई हुई चीज़ होती है ना, ठीक है, कि नज़र आ रहे होता है। ज़ाहिर है कवरिंग नहीं होगी तो उसका कोट एक्सपोज हो रहा होगा ना, सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमॉन्ग द अपीयरेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। अगर हम इनकी शेप्स के हवाले से बात करें तो इनकी वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकती हैं। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी मतलब क्या उनकी शेप्स हो सकती हैं, पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, मल्टीपल जो हमारे पास उसके फेजेस और एंगल्स होते हैं, जैसे 3D स्ट्रक्चर होता है, हेड्रिजन प्रिज्म लाइक, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस हो सकते हैं लाइक जिसको हमने बैक्टीरियोफेजेस का नाम दिया था। क्यूबिकल हेड्रिजन होते हैं, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री 20 फेसेस के साथ, ठीक है। हेलिकल हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स शेप्स हो सकती हैं, मतलब हेड और टेल रीजन वगैरह जो है वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो अब ये बेटा वायरसेस के बारे में जो है वो इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जनरल सी डिस्क्रिप्शन थी, ठीक है, जिसको आपने माइंड में रखना है। और अब वायरसेस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको रेज हो सकता है, ठीक है, कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बताइए कि क्या होते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा, कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, उसका साइज़ के बारे में बताना होगा। अब हमसे वायरसेस की मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन भी आ सकता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन। तो मॉर्फ का मतलब होता है कि उसकी शेप कैसे होती है, तो उसकी शेप्स के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि उसकी वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपसे पॉलीहेड्रल और ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। साइज़ के हवाले से MCQs में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने आपको कहा कि बेटा जो लार्जेस्ट हमारे पास वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया के इक्वल है। तो स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया आपने प्रीवियस लेक्चर से याद रखना है, कौन सा था, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर पॉक्स वायरसेस और पार्वो वायरसेस के साइजेस के हवाले से भी चीज़ याद रखनी है ताकि आपको MCQs में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कैप्सिड और कैप्सोमियर्स का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। उसके बाद MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो बेटा जीनोम के ऊपर है इसके, ठीक है, कि वायरस के जो जीनोम होता है या कोर रीजन होता है ना, उसमें एट ए टाइम DNA और RNA दोनों चीज़ें कभी नहीं हो सकती, ठीक है। होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पे काबू करते हैं ये राइबोसोम्स जो होते हैं उन पे, ठीक है, और तब जाके ये अपनी प्रोटीन बनाते हैं। नॉन लिविंग है, सेल नहीं होता एक तो, ठीक है,
दूसरा, अगर उनको जब तक कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, किसी भी बाहर के इन्वायरमेंट में पड़े होंगे ये, तो बेटा क्या होगा, ये क्रिस्टल लाइक चीज़ के तौर पे एक्ट करेंगे, डेड चीज़ के तौर पे एक्ट करेंगे जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये बार बार ये बातें रिपीट करने का जो मेरा पर्पस है वो ये है कि बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट होता है। वायरसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उनकी लाइफ पे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और हर तरह के फोरम पे जो है वो वायरसेस हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली एमडी कैट के हवाले से। ठीक है, तो इस चीज़ को इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें आपने इसको जहन में रखनी है। अब बेहतर आपके लिए ये हो जाएगा कि आप इसको, जो प्रीवियस लेक्चर था वायरसेस का जो हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था, उसके साथ लिंक करके अगर आप इस टॉपिक को स्टडी करें तो आपके लिए मज़ीद आसानी होगी। ठीक है बेटा, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।